रेडी? नमस्कार। आपको दिख रहा है? क्लैरिटी नहीं है। नमस्कार साथियों, शुरू करें। आप हाँ या ना उसको बताइए, शुरू करें। ऑडियो आ रहा है? क्या हो गया ऑडियो? ठीक है? नहीं आ रहा? वन टू थ्री, ठीक है। थैंक यू। प्रेस वार्ता शुरू करने से पहले छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की निर्मम हत्या जो हुई, मुकेश चंद्राकर जी की खोजी पत्रकार थे, उनको कांग्रेस परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। बिफोर आई बिगिन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी वुड लाइक टू पे आवर ट्रिब्यूट्स and we'd like to condole the death of a journalist, an investigative journalist in Chhattisgarh, Mr. Mukesh Chandrakar. आप जैसा कि जानते हैं कि 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री ने एक ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए की थी, जिसके पश्चात हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक आंदोलन शुरू किया गया। हम इस उम्मीद में थे कि गृह मंत्री क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे। हमारी वो उम्मीद गलत थी। हम इस उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, लेकिन गृह मंत्री के पक्ष में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान में साझीदार बनते हुए दिखे प्रधानमंत्री जी। ये बहुत अफसोस की बात है। बेलगावी में आप में से कुछ साथी वहां मौजूद थे। वहां भी जो एक ऐतिहासिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और तय किया गया कि एक अभियान शुरू किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी ने आपको मुखातिब होकर यह बताया था कि यह अभियान कांग्रेस पार्टी पूरे देश में शुरू करने वाली है। इस अभियान के तहत हर जिले में हम चौपालें लगाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे न केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, बल्कि संविधान को बार बार नीचा दिखाने का षड्यंत्र आज से नहीं दशकों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार करता आ रहा, और उसका सीधा सीधा खामियाजा प्रत्येक नागरिक को झेलना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। वो लेटरल एंट्री के माध्यम से कैसे आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, वो निजीकरण के माध्यम से आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, जो रिक्त पद हैं, 10 लाख के ऊपर जो रिक्त पद हैं, वो भी एक सीधे सीधे हमला माना जाए। ऐसे अनेक हमले, एक नहीं अनेक हमले। और लोकसभा चुनाव से पहले आप सबने देखा, आप सबने सुना, पूरे देश ने देखा और सुना कि 400 पार और संविधान बदला जाएगा। इन्हीं के नेता बार बार दोहराते थे। लोकसभा चुनाव में उनको इसका जवाब अच्छा मिला, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए। और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देयर इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द एनिमोसिटी द आरएसएस हैज ऑलवेज हैड अगेंस्ट
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं अपने जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पैम्फलेट, जो इन चौपालों में इस पैम्फलेट का वितरण भी होगा और इसी पैम्फलेट के आधार पर ये हमारा आंदोलन चलेगा। और 26 जनवरी 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि मऊ में इसकी एक रैली के रूप में परिणति होगी। तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब ये संविधान हम पास कर रहे थे, पूरा देश इस संविधान को पास करने के लिए बड़ा उत्सुक था। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया। ये आज का नहीं है भाई, वही कह रहा हूं, दशकों से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में इन्होंने अंबेडकर जी का पुतला जलाया था। जब अंबेडकर जी महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, तो उनका पुतला जलाया जाता था। तो ये आज की बात नहीं है। ना केवल बाबा साहब अंबेडकर पर हमले बोले जाते हैं, सीधे सीधे हमले बोले जाते हैं, महात्मा गांधी की विरासत पर भी हमले बोले जा रहे हैं। उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया पर होता है। कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं पूरा बापू की जो हत्या है उसका पूरा चित्रण किया जाता है। और एक ऐसा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है जिससे धीरे 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 करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि विलेन बना दो, जो हीरोज हैं, जो नायक हैं इस देश के, इस सदी के ही नहीं कई सदियों तक के वो नायक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें। लेकिन उन नायकों को कैसे खलनायक बनाया जाए, ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, ये आज से नहीं शुरू हुआ। ये आजादी से पहले और आजादी के बाद भी संघ हमेशा इस तरह का षड्यंत्र कोशिश करता रहा। संघ का जो राजनीतिक ब्रांच है, जिसको भाजपा के नाम से आप लोग सब जानते हैं, जब से भाजपा पूर्ण बहुमत में आई तब से ये हमले और बढ़ गए। और इन्हें एक पूरा आत्मविश्वास था कि 2024 के चुनाव में वो पूर्ण बहुमत से भी और आगे चले जाएंगे, 3/4 ले आएंगे, तो संविधान को पूरी तरह से बदल लेंगे। और अगर ये हो जाता तो ना केवल संविधान बदलते, अगर ये हो जाता तो ये कब नोटों के ऊपर से महात्मा गांधी की चित्र गायब हो जाता, किसका चित्र लग जाता, आप कुछ सोच भी नहीं सकते थे। क्या क्या कर लेते। जिसको पूरा विश्व मॉरल कंपस मानता है महात्मा गांधी को, उन महात्मा जी को अपने ही देश में अपनी ही सत्तारूढ़ दल किस तरह से धीरे धीरे हटाना का षड्यंत्र रच रहा है, वो आप सबके सामने है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो कि अंबेडकर जी और महात्मा जी की विरासत को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए संजो भी रही है और उस पर चलने का भी प्रयास करती आई है, जब सरकार में हो तब भी और जब विपक्ष में हो तब भी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ें और इस विरासत को ना केवल नई पीढ़ी को याद दिलाएं, स्मरण दिलाएं, लेकिन इस विरासत को पुरजोर तरीके से, अहिंसक तरीके से संजोने के लिए लड़ें। ये उसी सिलसिले में हम ये चौपाल, ये अभियान शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि पार्लियामेंट में आपने सुना, प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, संविधान है ये, संघ का विधान नहीं है। तो संविधान के आधार पर ही सरकारें चलेंगी, संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। आप मुंह में संविधान और बगल में मनुस्मृति लेकर नहीं घूम सकते, या तो संविधान है या मनुस्मृति है। तो ये इनको हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से आप ना केवल दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय करते हुए आप सरेआम पकड़े जाते हो, SC ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको आप कमजोर करते हुए पाए जाते हो, लेकिन आप
संविधान के जो मूल्य हैं, जिसके आधार पर विपक्ष की एक भूमिका है, आप उस पर भी हमला बोलते हो। कैसे आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर देते हो, उन पर एजेंसीज छोड़ देते हो, कैसे आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चुनाव आयोग हो, वो सेबी हो, वो सीएजी हो, ऐसे अनेक उदाहरण हम आपको लगातार देते आए हैं कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के, लोकतांत्रिक संस्थाओं के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ मुंह से अपमान करना एक बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान हैं और उस संविधान के आधार पर जो बनी हुई संस्थाएं हैं, उन पर भी आप कुठाराघात करते हो, उन पर भी आप हमले बोलते आए हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। कल जीएसओ साहब ने सर्कुलर एक निकाला था, वो और हम जो ये पैम्फलेट आज आपके सामने में लाया हूं, इसको हम रिलीज कर रहे हैं आज अधिकृत रूप से, ताकि पूरे देश में इस तरह का जो तथ्यात्मक तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ ये बताया जाए कैसे ये लोग इस देश के 90% आबादी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान या उनके खिलाफ षड्यंत्र सिर्फ अंबेडकर जी का अपमान या षड्यंत्र नहीं है, ये इस देश के 90% लोगों के अधिकारों का हनन है, उसका नुकसान है, उस पर चोट है। धन्यवाद। आपके सवाल इसी पर केंद्रित करें पहले तो उचित रहेगा। जी, वो भी बताया जाएगा। पहले इस कार्यक्रम पर तो कवरेज तो दो, पहले इस कार्यक्रम को तो पहले इस पर 1 महीना देखते हैं आप कितना कवरेज देते हो, उसके बाद आपको वो भी जरूर जानकारी दी जाएगी। लंबा कार्यक्रम है, पूरे साल का कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो संघर्ष है हमारा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ और ये संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा। अभी तो सिर्फ 240 सीटें आई, उसके बाद ये इनकी ये हालत है। सोचिए 400 आती तो हमारा संघर्ष कितना होता। लेकिन हम उसी ढंग से संघर्ष करेंगे, यह मान के करेंगे कि ये इनकी नीयत में है। ज्यों ही मौका मिलेगा संविधान को ये कमजोर करेंगे। पूछिए इसी पे, पहले इस पे नो, वो भी करिए। आप तो संघ के विधान पे जरूर पूछेंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। ये एक पवित्र शहर मानते हैं पूरे विश्व में लोग इसको, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म उस शहर में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे नक्शे पर ये शहर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी विरासत में ये शहर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाँ जी, पूछिए, और पूछिए, पूछिए। झगड़ा नहीं, लेकिन कोई आ जाए तो इलाज करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई आ जाए तो उसका इलाज करना पड़ता है। वो तो मोदी जी को धमका रहे हैं, अमित शाह को, हमें नहीं मालूम किसको ये कहकर डराए जा रहे हैं। आपस में इनके झगड़े चलते रहते हैं, चलने दीजिए। ये नूरा कुश्ती है, हकीकत है, हमें नहीं मालूम। जिसको डरना है वो भाजपा में वो डरे। हर जिले में चौपाल लगाई जाएगी। हमारी जो संगठन है वो हर जिले में उसका चौपाल लगाएगा। इस पे पूरी चर्चा होगी। किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, वो बिंदु इस पैम्फलेट में आपके सामने है, जिसमें मैंने जैसा आपको बताया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कैसे हमले हुए, संवैधानिक अधिकारों पर कैसे हमले हो रहे हैं, और फिर उसकी परिणति जो हुई वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर सीधे सीधे हमला गृह मंत्री ने किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं दे आर ट्राइंग टू पुश द एनवेलप। ये रोज कुछ नया प्रयास करते हैं कि शायद इसका सामान्यकरण हो जाए। जैसे गोडसे का महिमा मंडन का सामान्यकरण किया जा रहा है, गांधी जी के खिलाफ
आग उगलने का आज से 15 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उसको भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं कि अंबेडकर जी को, महात्मा जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इन सबको डिमोनाइज कर रहे हैं। अंग्रेजी में फिर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और उस डिमोनाइजेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसका सामान्यकरण कर रहे हैं कि ये नॉर्मल जो संवाद होता है उसमें ये बात आ जाए कि गांधी जी ने गलत किया, अंबेडकर जी ने गलत किया, संविधान गलत है। ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। इस षड्यंत्र को हम बेनकाब करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। बाकी पार्टियां भी, कांग्रेस पार्टी का अभियान है। ये कांग्रेस की एक्सटेंडेड कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस के लिए लागू होता है, कांग्रेस के वर्कर्स पे लागू होता है, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स पे लागू होता है। क्या नए आइकन्स भी बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि एक कॉलेज का नाम भी सावरकर के नाम पर रखा गया है, तो क्या नए आइकन्स को भी ये कोशिश भी ये लोग दशकों से कर रहे हैं, लेकिन नायक बनने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। यूं ही थोड़ी कि कोई नायक बन जाता है। नायक बनने के लिए 9 साल जेल में रहे नेहरू जी। नायक बनने के लिए कितने कितने आमरण अनशन महात्मा गांधी ने किए हैं। अपने वस्त्र, पूरे ऊपर वाले वस्त्र त्याग दिए, एकदम साधारण जिंदगी में आ गए। नायक बनना आसान होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या क्या नहीं सहा, तब जाकर नायक बनते हैं। एक नायक बनना, और वो नायक बनने के लिए नहीं कर रहे थे वो लोग एक जज्बे के साथ इस देश की हालात को सुधारने के लिए काम कर रहे थे, और सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार थे, सब कुछ त्यागने को तैयार थे, तब जाकर वो नायक बनते हैं। इन नायकों को हटाना आसान है क्या? और नए नायक ऐसे बन जाएंगे, दिन में 5 बार कपड़े बदल के, मेकअप करके कोई नए नायक बन जाएंगे। जैसा मैं आपको बार बार कहता हूं कि जो बौना है वो दूसरों के कद से बड़ा घबराता है, अपना कद बढ़ा नहीं पाता। तभी कहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कहां महात्मा गांधी, कहां पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कहां हमारे ये मेकअप आर्टिस्ट। अब मेकअप आर्टिस्ट को आप आइकॉन बनाना चाहोगे, नायक बनाना चाहोगे, हीरो बनाना चाहोगे, वो 2.5-3 घंटे की पिक्चर में तो हीरो बन जाएगा, लेकिन माफ कीजिएगा, देश का नायक बनना आसान नहीं है। आप 10 साल प्रधानमंत्री रह लो, 11 साल प्रधानमंत्री रह लो, 13 साल रह लो, उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, उतना ही रहेंगे, लेकिन उसका मतलब थोड़ी कि आप नायक बन गए। हाँ, इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति आया था, प्रधानमंत्री बना था, और उसने अपने 12 साल बर्बाद कर दिए, देश के भी और अपने भी। नहीं, अभी आप परेशान मत हो ना, अभी तो शुरू हुआ हूं। जो ही मैं मोदी जी पर हमला बोलता हूं, ये टॉपिक बदलते हैं। तो नायक बनना, जैसा कि मैं कह रहा था, आसान नहीं होता। आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा, क्या नए नायक बनाए जा रहे हैं? ये पिछले 40, 50, 60, 70 सालों से अपना 1-2 लोगों को, 1.5 लोगों को लेकर घूम रहे हैं कि इनको नायक कोई बना दे। और जिसको वो नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने बीफ पे क्या कहा, गोहत्या पे क्या कहा, ये खुद पढ़ लें तो उसको नायक नहीं बनाएंगे। जिसको ये नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का कैसे अपमान किया, उनके बारे में क्या कहा, ये पढ़ लें, उसको कभी नायक खुद नहीं मानेंगे, अपने बच्चों को नहीं कन्विंस कर पाएंगे कि इसको नायक बना लो। जिसको ये नायक बनाना चाहते हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या कहा, ये अपनी घरवाली जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, माएं हैं, उनको सुना दें, वो इनको थप्पड़ मारेंगे कि इसको नायक बनाने चले हो आप। तो नायक बनना आसान नहीं होता, ये नायक नहीं बना पाएंगे। इनके पास खलनायकों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, वो बढ़ती जा रही है रोज। हाँ जी, पूछिए। प्रधानमंत्री अपने आप को मसीहा तो नहीं कहेंगे, कम से कम कुछ और ही कहते होंगे, क्योंकि मसीहा शब्द तो कुछ अलग है। इस देश का मसीहा, इस देश का भगवान, इस देश का, इस जो सरकारें जिसके आधार पे चलती हैं, वो इस देश की एक बहुत मूल्यवान पुस्तक है, जीती जागती ज्वलंत पुस्तक है, वो संविधान है।
जिस सरकार ने पिछले 10 साल में गरीब को और गरीब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आकर कहें कि देखो मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं, हाथ यूं करके, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इस स्थिति में आप लाए हो इस देश को। रही बात दूसरे व्यक्ति की, छोटी फोटोकॉपी, तो छोटी फोटोकॉपी ने भी यही किया। सत्ता में आ गए, लेकिन सत्ता में आने के बाद सिर्फ अपनी सत्ता कैसे बढ़ाएं, एक्सपेंशनिज्म, इस राज्य में चली उस राज्य में फुदक के चले जाएं, उस राज्य में पहुंचे फुदक के तीसरे राज्य में चले जाएं। जिस राज्य ने आपको इतना भारी बहुमत दिया, उसके लिए आपने क्या किया? उसके जो अधिकार थे आपकी सरकार के पास या किसी भी चुनी हुई सरकार के पास, वो अधिकार आपने अपने हाथों से खत्म कर दिया। जी, हुई है कि उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली में जितने भी पानी के बिल बढ़े हुए आए हैं, उनकी जेल जाने के बाद दिल्ली वाले जो हैं वो बिल संभाल के रखें, उनका भुगतान ना करें। जब उनकी सरकार बन जाएगी, दोबारा सत्ता में आएंगे, तो उनके गलत बिलों को माफ करवाएंगे। ये मेरी सभी लोगों से अभी बात है किसकी सरकार और है? गारंटी है मेरी। अभी किसकी सरकार है? वो जेल चले गए तो क्या सरकार पूरी जेल चली गई? मतलब उनके जेल जाते ही बिल बढ़ गए, ये कैसे हुआ? तो ये सब बातें दिल्ली को कोई मूर्ख मान के ही बोल सकता है, या मूर्ख मानता है या मूर्ख बनाना चाहता है। न दिल्ली वाले मूर्ख हैं, न दिल्ली वाले मूर्ख बनेंगे। has witnessed a fresh violence. And sir, what according to you is the ultimate long-lasting solution to this? It has been almost over a year. Look, it's not possible for us here, sitting here, to give any long-lasting solution to a problem in Manipur. But having been in government for 54 years and 7 months out of 76 years, we have learned something about this country, that any such complex issue needs to be handled with utmost sincerity and sensitivity at the topmost level. Do we see that sensitivity? Do we see that sincerity at the topmost level of this country? No, we don't. Has the Prime Minister uttered a word on Manipur, barring wishing the Manipur Chief Minister a happy birthday? Have you seen him tweet about Manipur? Have you seen him visit Manipur? Have you seen him doing some visible interventions in Manipur? You haven't. So if the Prime Minister of the country is more worried about what's happening in Ukraine and not what is happening in Manipur, then you understand where his priorities lie. His priorities are not in calming the frayed nerves of people. His priorities are not trying to mediate and seek a solution. We have seen, this country has seen, a Prime Minister in Mr. Rajiv Gandhi who went out of his way to ensure accords, to ensure that people coexist peacefully. And you compare that era with this era, it's more than a year and a half. The Prime Minister hasn't thought it was proper for him to visit Manipur. Mr. Rahul Gandhi went there twice, thrice. Mr. Kharge went there. Entire Congress party went there in the Bharat Jodo Nyaya Yatra. We started the Bharat Jodo Nyaya Yatra from there. It was a symbolic, very powerful symbolic gesture. The Prime Minister didn't think it was proper. He didn't even go there for elections in the Lok Sabha. ये स्वीकार किया गया है कि चीन ने घुसपैठ किया है, 2 गांव या 2 जिले कुछ बनाया, वहां पे कुछ बस्तियां बसाई हैं। पहली बार ये एडमिशन जो हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो 2020 में कहा था ना कोई घुसा है ना घुसेगा। इस पर एक विस्तृत प्रेस वार्ता हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। लेकिन जो भारत की विदेश नीति है, वो आपने जो सवाल पूछा शायद होतान
परफेक्चर पर पूछा है। अलावा उसके जो ब्रह्मपुत्रा पे एक डैम बनने की बात हो रही है, अलावा उसके भी कई उदाहरण हम लगातार देते आए हैं आपको कि कैसे भारत की विदेश नीति पिछले 10 साल में उसके नतीजे हम रोज 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 भुगत रहे हैं। वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो अगल बगल के और हमारे पड़ोसी देश हों, हर जगह से आपको वही उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह की ढुलमुल विदेश नीति आपकी है। सर, earrings to US President Joe Biden's gift is the It's a shocking instance. There are SOPs in place for such gifts, but it's shocking to know that even in response to an RTI, the Prime Minister's office refuses to divulge details. But this country is very surprised at this point. This is the only thing I would like to say. सर, प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली सीट से टिकट मिलने के बाद फाइट ट्रायंगल है या सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है? दूसरा, रमेश बिधूड़ी को कालका जी से टिकट दिया गया है, जिनके विवादित बयान के बाद लोकसभा का टिकट सीधी उन्हें नहीं सीधी मिला। लड़ाई ना केवल इन दोनों सीटों पर जिनका आपने नाम लिया, नई दिल्ली और कालका जी, पूरी शहर में, पूरी दिल्ली में सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की है आम आदमी पार्टी से, और हम जीतने वाले हैं। सीधी सीधी लड़ाई पिछले 10 साल का कुशासन और उससे पहले के 15 साल के सुशासन के बीच की लड़ाई है। बीजेपी के बारे में तो अब दिल्ली में लोगों को याद भी नहीं है। 27 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में आए हुए दिल्ली में। तो अब बीजेपी दिल्ली में कोशिश भी कर ले तो जितना है उससे आगे नहीं बढ़ सकती, उससे नीचे ही जाएगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के विषय में, कांग्रेस पार्टी की सरकार की मेमोरी लोगों के दिमाग में अब बार बार आती है। रोज घर से बाहर निकलते हैं तो याद आता है कि अरे जब शीला जी मुख्यमंत्री थी तो दिल्ली ऐसी दिखती थी। पवन जी, दिल्ली में चूंकि आप काफ़ी सक्रिय रहे हैं शीला जी के साथ, आपका अनुभव, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आज जो लिस्ट आई है बीजेपी की, उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता रही हैं, कई दूसरे नेता भी हैं जिनको टिकट दिए गए हैं, जो उम्मीदवार बनाए गए हैं। इन लिस्ट में ऐसे नेताओं पर क्या कहेंगे जो बाहर से आकर इस लिस्ट में टिकट पाने में कामयाब? बीजेपी की लिस्ट, मैं बीजेपी की लिस्ट के बारे में क्यों बात करूं? अरे छोड़िए ना, अब हमारे थोड़े रह जब वहां गए तो अब हमारे नेता कैसे हो गए? हम अपने नेता कैसे मान लें उनको? सर, चूंकि आप शीला जी के साथ काफी रहे हैं, एक बयान है शीला जी का कि मैं दिल्ली में जो कामकाज की हूं वो लगभग 2024 तक के लिए दिल्ली में ठीक है, लेकिन 24 से 34 का क्या रोड मैप होगा, क्या ब्लूप्रिंट होगा, वो है आपके पास? ऐसे थोड़े बैठे होंगे, है तभी तो बैठे हैं यहाँ। आप 10 साल हमें सत्ता से बाहर रख लिया, लेकिन उसके बाद भी आज जब दिल्ली को देखता है कोई भी बाहर से आकर या दिल्ली के भीतर रहने वाले हम और आप लोग, हमें वही याद आता है कि ये फ्लाईओवर उस वक्त बना था, ये मेट्रो उस वक्त शुरू हुई थी, बिजली का निजीकरण उस वक्त हुआ था, ये बसें जो लाल वाली और नीली वाली और हरी वाली चल रही, ये शीला जी के वक्त आई थी, ये कांग्रेस के शासन के वक्त आई थी। जो यहाँ से इंडस्ट्रीज रिहायशी इलाकों से बाहर निकली वो उस दौर में निकली थी। जो डीजल की व्हीकल्स पे पाबंदी लगी थी वो उस दौर में हुई थी। सोनिया विहार प्लांट उस दौर में आया था। इंटरसेप्टर सीवर उस दौर में लगे थे। 300% ग्रीनरी उस दौर में बढ़ी थी। क्या क्या याद दिलाऊं, सब याद है लोगों को। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस को मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहिए और कांग्रेस को जनता के बीच जाना बंद करना चाहिए। क्यों डर गए? समझ में नहीं आई बात। आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, मतलब क्या और लोग भी ना जाएं? जनता के बीच रहते हैं हम। जाना आना तो आप लोगों का काम है जो भ्रमण करते हैं। हम जनता के बीच में ही रहते हैं, तभी हमें मालूम है कि पिछले 10 साल क्या भुगता है यहाँ के लोगों ने, और उसका जवाब अब जनता देने को तैयार है। अब कोई 1-on-1 नहीं होगा, इसलिए जो भी है अभी कर लो। नहीं, आपको निकलना, बताइए। डन, थैंक यू, धन्यवाद।
आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर।